नमस्कार दोस्तों, साइंस विद सचिन सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, माप के लिए लेकर आया हूं स्पेशल इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस के टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए 400 से अधिक विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्ट हो चुके हैं और मेरे पढ़ाए हुए नोट्स और प्रश्नों से इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में 90% से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, तैयारी करते रहो। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सिलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपकी आने वाली इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में आपका साइंस का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, इन सभी प्रश्न को आप अपनी कॉपी के अंदर लिखें और बार बार रिवीजन लगाएं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट धमाकेदार वाला प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट और काफी धमाकेदार वाले प्रश्न। देखिए, फर्स्ट प्रश्न है, बीसीजी टीके का उपयोग किस रोग की रोकथाम के लिए किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, डेंगू, प्लेग, तपेदिक और टाइफाइड। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। देखिए, बिल्कुल मैं जीरो से आपको बताऊंगा और दोस्तों मेरा यही टारगेट है कि आपका एक भी प्रश्न इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में साइंस का गलत नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, बीसीजी, दोस्तों आपको याद रखना है, बीसीजी की फुल फॉर्म होती है बेसिलस कैलेमेटिगुरिन। क्या होती है दोस्तों? बेसिलस कैलेमेटिगुरिन। लो जी, मैंने आपको बताया मेरा फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिलस कैलेमेटिगुरिन। और दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि जो बीसीजी का टीका लगता है वो किस रोग के लिए लगता है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि क्षय रोग, या इसको तपेदिक भी बोलते हैं, या इसको टीबी भी बोला जाता है। बहुत धमाकेदार वाली बात है दोस्तों कि जो बीसीजी का टीका है वो किस रोग के लिए लगाया जाता है? टीबी, तपेदिक या क्षय रोग के लिए। काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा? तपेदिक होगा। ठीक है, लो जी, तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और दोस्तों, आपको यह भी याद रखना है कि जो टीबी रोग है ये जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा होता है। काफी इंपॉर्टेंट बात है। लो जी, काफी धमाकेदार वाले एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। नेक्स्ट, जैसे बात करें डेंगू, तो दोस्तों आपको यही भी याद रखना है कि जो डेंगू रोग है ये भी वायरस या विषाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वायरस या विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है दोस्तों, याद रखना है। जबकि जो प्लेग है दोस्तों ये जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। सारे प्रश्न याद कराने हैं मेरे को यही आपको। ठीक है, जो प्लेग रोग होता है ये जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है, जबकि टाइफाइड ये भी जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। सारे प्रश्न याद करने यही। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या सेकंड। प्रश्न संख्या सेकंड है दोस्तों, देखिए, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? ऑप्शन देखते हैं, नर क्यूलेक्स, मादा क्यूलेक्स, मादा एनाफ्लीज, नर एनाफ्लीज। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। तो सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट बात है। और दोस्तों, आपको यह भी याद रखना है कि मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। और दोस्तों, ये भी धमाकेदार वाली बात है, मलेरिया का रोगजनक क्या होता है? काफी बच्चे इस प्रश्न को गलत करके आते हैं, तो क्या बताने वाले हैं? मलेरिया का रोगजनक होता है दोस्तों प्लाज्मोडियम। अरे क्या होता है? प्लाज्मोडियम। देखो, ये प्रश्न आता है कि मलेरिया का रोगजनक बताइए। कई बच्चे मादा एनाफ्लीज मच्छर लगा के आ जाते हैं, जो कि गलत है। अगर मलेरिया का रोगजनक पूछे तो क्या बताएंगे? प्लाज्मोडियम। और मलेरिया का रोगवाहक पूछे तो क्या बताएंगे? मादा एनाफ्लीज मच्छर। याद रखना है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट बात है। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या थर्ड। देखिए, प्रश्न संख्या थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? ऑप्शन देखते हैं, रेबीज, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर। तो सबसे पहले दोस्तों आपको याद रखना है कि सर संक्रामक रोग का मतलब क्या होता है? तो संक्रामक रोग को इंग्लिश में बोला जाता है कम्युनिकेबल डिजीज। दोस्तों, आपको याद रखना है संक्रामक रोग का मतलब होता है ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं।
क्या कहलाते हैं? संक्रामक रोग। और एक असंक्रामक रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट बात। देखिए मधुमेह, जिसको आप क्या बोलते हो? डायबिटीज, मधुमेह या डायबिटीज। दोस्तों आपको याद रखना है, मधुमेह या डायबिटीज और उच्च रक्तचाप, बोले तो हाई ब्लड प्रेशर, बीपी जिसको बोला जाता है, और कैंसर। दोस्तों ये तीनों रोग कौन कौन से? डायबिटीज या मधुमेह, उच्च रक्तचाप या हाई बीपी और कैंसर, ये तीनों रोग दोस्तों असंक्रामक रोग हैं। अरे कौन से? असंक्रामक रोग है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। बोले तो ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। तो मधुमेह या डायबिटीज, उच्च रक्तचाप और कैंसर, दोस्तों ये तीनों रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। जबकि जो रेबीज रोग है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, संक्रमित कुत्ते और बिल्ली, बंदर आदि के काटने से फैलता है। तो संक्रामक रोग कौन सा है? रेबीज। काफी इंपोर्टेंट बात है। तो थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। धमाकेदार वाले प्रश्न है दोस्तों। और आपको यह भी याद रखना है कि जो कैंसर होता है दोस्तों, कैंसर का अध्ययन कहलाता है ओंकोलॉजी। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? ओंकोलॉजी। और आपको यह भी याद रखना है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। लो जी, सारे एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन याद करने हैं दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 4। पर्सन संख्या 4 है दोस्तों। हाँ जी, पर्सन संख्या 4 है, प्लेग रोग किससे फैलता है? ऑप्शन देखते हैं, कुत्ता, बिल्ली, चूहा और मक्खी। तो दोस्तों आपको याद रखना है, प्लेग रोग किससे फैलता है? चूहों से फैलता है। तो 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट बात है। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 5। पर्सन संख्या 5 है दोस्तों, काफी धमाकेदार वाला पर्सन। हवा से फैलने वाला रोग है। ऑप्शन देखते हैं, क्षय रोग, हैजा रोग, चेचक रोग और कैंसर। तो हवा से फैलने वाला रोग कौन सा है? काफी इंपोर्टेंट बात है। हाँ जी, तो देखो क्षय रोग, जिसको आप क्या बोलते हो? टीबी बोलते हो। ठीक है, इसको तपेदिक भी बोलते हो। दोस्तों आपको याद रखना है, जो टीबी या तपेदिक या जिसे क्षय रोग बोलते हैं, यह हवा के द्वारा फैलता है। इसका मतलब यह है सर कि टीबी से कोई ग्रसित व्यक्ति है तो उसके सीधे संपर्क में नहीं आना चाहिए। काफी इंपोर्टेंट बात है। तो जो क्षय रोग होता है, टीबी होता है, तपेदिक होता है, ये किसके द्वारा फैलता है? हवा के द्वारा फैलता है। लो जी, तो 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सर ये जो हैजा, तो आपको पता है हैजा तो क्या होता है? ये दूषित जल, दूषित भोजन और मक्खियों के द्वारा फैलता है। काफी इंपोर्टेंट बात। और कैंसर, कैंसर किसके द्वारा फैलता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कैंसर तो शरीर की कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि से होने वाला रोग है। काफी इंपोर्टेंट बात है। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या, देखिए पर्सन संख्या 6 है, काफी धमाकेदार वाले पर्सन। पर्सन संख्या 6 है, दमा रोग से कौन सा अंग संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं, सिरा, हृदय, लीवर, श्वसन तंत्र। तो दोस्तों आपको याद रखना है, दमा रोग से कौन सा अंग संबंधित है? श्वसन तंत्र। ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट बात है। दमा रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है या कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। काफी इंपोर्टेंट बात। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दोस्तों मेरे पढ़ाए हुए नोट्स और प्रश्नों से इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में एक भी प्रश्न बाहर नहीं आता है। आप इन सभी प्रश्न को अपनी कॉपी के अंदर लिखें और बार बार रिवीजन लगाएं। साइंस का आपसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। इन प्रश्नों से बाहर भी कुछ भी नहीं आएगा। हाँ जी, तो देखिए नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 7। देखिए पर्सन संख्या 7 है दोस्तों, पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन देखते हैं, हृदय, मस्तिष्क, लीवर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो पीलिया रोग होता है वो लीवर या यकृत को प्रभावित करता है। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये भी याद रखना है, लीवर को यकृत भी बोलते हैं और जिगर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको कलेजा भी बोलते हैं, एक ही बात है लल्ला। ठीक है, लो जी। और मेरे प्यारे भावी फौजियों, एक एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन ये भी याद रखना है कि यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों याद रखना है, यकृत का अध्ययन कहलाता है हिपेटोलॉजी। अरे यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी। और एक और इंपोर्टेंट पर्सन इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम के लिए, आपने सुना होगा पित्तरस, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में बाइल जूस। पित्तरस या बाइल जूस, क्या बोला जाता है? पित्तरस या बाइल जूस। पित्तरस या बाइल जूस का निर्माण
शरीर का कौन सा अंग करता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है यकृत या लीवर, काफी इंपोर्टेंट बात है। पित्रस या बाइल जूस का निर्माण शरीर का कौन सा अंग करता है? यकृत या लीवर। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं दोस्तों, पर्सन संख्या 8। पर्सन संख्या 8 है लोहे की कमी से रोग होता है। ऑप्शन देखते हैं, एनीमिया, टाइफाइड, जवर और डेंगू। तो दोस्तों आपको याद रखना है लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, काफी इंपोर्टेंट बात है। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 9। पर्सन संख्या 9 है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन देखते हैं, घेंगा, हेजा, अस्थमा और तपेदिक। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? आपको याद रखना है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा, जिसे गलगंड भी बोला जाता है और जिसे गोइटर भी बोला जाता है, एक ही बात है, याद रखना है दोस्तों। आयोडीन की कमी से घेंगा, गलगंड या गोइटर नामक रोग होता है, काफी इंपोर्टेंट बात है। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 10। पर्सन संख्या 10 है अर्थराइटिस रोग किससे संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं, जोड़ों से, सिर से, रक्त से और हृदय से। तो अर्थराइटिस रोग किससे संबंधित है? दोस्तों आपको याद रखना है ये जोड़ों से संबंधित रोग है। लो जी, तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और हमेशा याद रखना कि जैसे मान लीजिए हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है रे? ऑस्टियोलॉजी, काफी इंपोर्टेंट बात है। और आपको यह भी याद रखना है क्या ऑस्टियो शब्द हमेशा हड्डियों के लिए आता है, याद रखना हमेशा, ठीक है। और आपको यह भी याद रखना है हड्डियों में कौन सी प्रोटीन? ओसिन प्रोटीन होती है। अरे हड्डियों में कौन सी प्रोटीन? ओसिन प्रोटीन होती है। आपको यह भी याद रखना है एक वयस्क मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। बच्चों में कितनी होती है? 300 होती है। और मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? कान में पाई जाती है। मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है। अरे कौन सी होती है? फीमर होती है। कहाँ पाई जाती है? ये जांग या थाई में होती है, ठीक है। सारे पर्सन याद करने हैं आपको। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 11। पर्सन संख्या 11 है दोस्तों चेचक के टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शन देखते हैं, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच, रोनाल्डो रोस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि चेचक के टीके की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? एडवर्ड जेनर ने, काफी इंपोर्टेंट बात है। तो 11वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और आपको यह भी याद रखना है प्रतिरक्षा का जनक, फादर ऑफ इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा का जनक, एक स्टार इंपोर्टेंट पर्सन दे रहा हूं रे। प्रतिरक्षा का जनक कौन है? एडवर्ड जेनर। और आपको यह भी याद रखना है कि सर्वप्रथम निर्मित टीका, सर्वप्रथम निर्मित टीका कौन सा है दोस्तों? सर्वप्रथम निर्मित टीका है चेचक का टीका। अरे कौन सा टीका है? चेचक का टीका। सबसे पहले बनाया गया टीका कौन सा है? चेचक का टीका। और चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। और प्रतिरक्षा का जनक भी किसको कहा जाता है? एडवर्ड जेनर को। सारे प्रश्न याद रखने। सर ये चेचक रोग किसके कारण होता है? तो मेरे प्यारे भावी फौजी याद रखना है वायरस या विषाणु के द्वारा होता है। अरे किसके द्वारा? वायरस या विषाणु के द्वारा होता है। सारे प्रश्न याद करने हैं भाई। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 12। देखिए पर्सन संख्या 12 काफी धमाकेदार वाले पर्सन। निम्न में से कौन सा जलजन्य रोग नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, पेचिस, हेजा, टाइफाइड और मलेरिया। काफी धमाकेदार वाले पर्सन। हाँ जी, तो देखो जलजन्य रोग नहीं है। पर्सन हमारे को यह पूछना चाह रहा है मेरे प्यारे भाई फौजियों कि कौन सा रोग इनमें से जल के द्वारा नहीं फैलता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है जैसे पेचिस, हेजा और टाइफाइड, ये तीनों रोग दूषित जल व दूषित भोजन के द्वारा फैलते हैं। दूषित जल व दूषित भोजन के द्वारा फैलते हैं। काफी इंपोर्टेंट बात है दोस्तों। जबकि जो मलेरिया रोग होता है सर, ये तो मादा एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। काफी इंपोर्टेंट बात है, ठीक है। तो ये जलजन्य रोग नहीं है ना, तो 12वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। धमाकेदार वाली बात है भाई, ठीक है। और ये पेचिस रोग किसके द्वारा होता है? ये काफी इंपोर्टेंट बात है। हाँ जी, ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। हेजा और टाइफाइड ये जीवाणु के द्वारा होते हैं दोनों रोग। काफी इंपोर्टेंट बात है। पेचिस रोग का रोगजनक क्या होता है? एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन और धमाकेदार वाले पर्सन याद रखने हैं भाई, तीनों इंपोर्टेंट है।
पेचिस रोग का रोगजनक किस प्रोटोजोआ के कारण पेचिस रोग होता है? तो दोस्तों आपको यहां मैं लिख रहा हूं, आपको याद करना है एंट अमीबा स्टोलिटिका, एंट अमीबा स्टोलिटिका। बोला सर ये याद ही नहीं होते, तो भाई साहब लाला अगर एग्जाम को पास करनी है तो याद तो करने पड़ेंगे। एंट अमीबा स्टोलिटिका लिख लेना भाई, इंपोर्टेंट है। हेजा का क्या होगा? विब्रियो कोलेरी। अरे हेजा का रोगजनक क्या होगा? विब्रियो कोलेरी। किस जीवाणु के कारण ये हेजा होता है? विब्रियो कोलेरी के कारण। और टाइफाइड का रोगजनक होता है दोस्तों साल्मोनेला टाइफी। अरे कौन सा टाइफी है? साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, लो जी सारे पर्सन आपको याद करने, एक भी पर्सन बाहर नहीं जाएगा, सारे पर्सन बता दिए। क्या? पेचिस रोग का रोगजनक होता है एंट अमीबा स्टोलिटिका, हेजा का विब्रियो कोलेरी और टाइफाइड का साल्मोनेला टाइफी। काफी इंपोर्टेंट बात है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 13। पर्सन संख्या 13 है स्वाइन फ्लू का वायरस का नाम है। ऑप्शन देखते हैं H1N1, H2N2, N2H1, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम क्या है? H1N1। ठीक है, लो जी तो 13वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और आपको यह भी याद रखना है कि स्वाइन फ्लू एक कौन सा रोग है? एक वायरस जनित रोग है। और इसके अंदर कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। एक आपको सुनना है बर्ड फ्लू भी याद रखना है भाई, बर्ड फ्लू या जिसे रानीखेत भी बोलते हैं, बर्ड फ्लू या रानीखेत। दोस्तों ये भी एक वायरस जनित रोग है और इसका रोगजनक होता है H5N1। क्या रखने की बात याद है कि स्वाइन फ्लू का रोगजनक H1N1 होता है, जबकि बर्ड फ्लू या रानीखेत का रोगजनक होता है H5N1। याद करना है भाई। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या देखिए, पर्सन संख्या 14 है निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन देखते हैं फेफड़े, जिगर, हृदय और गुर्दे। तो दोस्तों आपको याद रखना है निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े या लंग्स को। काफी इंपोर्टेंट बात है। तो 14वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अरे निमोनिया, निमोनिया का रोगजनक क्या होता है? याद कर लेना भाई। निमोनिया पहले तो आपको यही याद रखना है क्या कि ये किसके द्वारा होता है? ये बैक्टीरिया या जीवाणु के द्वारा होता है। और किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? याद कर लेना स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, या एक और आपको याद रखना है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। क्या बताया रहे? काफी इंपोर्टेंट बात है, याद करना है, लिख लिख के याद करना है दोस्तों, सारे पर्सन याद हो जाएंगे आपको। मैंने आपको ये बताया, क्या बताया दोस्तों, कि जो निमोनिया रोग होता है ये जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा होता है और निमोनिया के अंदर फेफड़े प्रभावित होते हैं और निमोनिया का रोगजनक होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या डिप्लोकोकस न्यूमोनी। काफी इंपोर्टेंट बात है भाई। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 15। पर्सन संख्या 15 है इन्फ्लुएंजा बीमारी किसके द्वारा होती है? काफी इंपोर्टेंट बात, किसके द्वारा होती है? विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ और कवक। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इन्फ्लुएंजा बीमारी किसके द्वारा होती है? काफी इंपोर्टेंट बात है, किसके द्वारा होती है? विषाणु या वायरस के द्वारा। काफी धमाकेदार वाली बात है। इन्फ्लुएंजा बीमारी किसके द्वारा होती है? वायरस या विषाणु के द्वारा। दोस्तों आपके एग्जाम में जीवाणु जनित, वायरस जनित, प्रोटोजोआ जनित और आनुवांशिक और कृमि रोग, इन सबकी ट्रिक मैं पहले ही अच्छे से बना के उनका वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में जाके देखो, और प्लेलिस्ट में जो बनी हुई है उसका नाम है रोगों के याद करने की ट्रिक। ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगी जीवाणु जनित, वायरस जनित, प्रोटोजोआ जनित और आनुवांशिक रोग याद करने की ट्रिक। दोस्तों वहां से एक पक्का प्रश्न पूछा जाएगा, तो जो भी बच्चे नए हैं वो उस ट्रिक को, सभी ट्रिक को अपनी कॉपी के अंदर लिखें और बार बार रिवीजन लगाएं। काफी इंपोर्टेंट बात है। ठीक है, अरे साइंस में किसी से नोट्स लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी से प्रश्न लेने की आवश्यकता नहीं है। जो भी मैं प्रश्न करा रहा हूं आप इनको अपनी कॉपी के अंदर लिखो, बार बार रिवीजन लगाओ। बहुत सारा मैटर पड़ा है भाई आपके लिए। ठीक है, हाँ जी। तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 16। देखिए पर्सन संख्या 16 है धमाकेदार वाला प्रश्न। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन देखते हैं C2H5OH, C6H12O6, CS3COOH, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12 और O6। काफी इंपोर्टेंट बात है। तो 16वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दोस्तों यह प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि बताइए ग्लूकोज के अंदर कार्बन परमाणु की संख्या 6
और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 12, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 6। लो जी, धमाकेदार वाली बात है, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 17। पर्सन संख्या 17 है, कार्बन का अपरूप इनमें से कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं, फ्लोरीन, ग्रेनाइट, हीरा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों काफी इंपोर्टेंट बात है, अरे ये ग्रेफाइट नहीं है, ग्रेनाइट है, ठीक है, हीरा, इनमें से कार्बन का अपरूप कौन सा है? हीरा। लो जी, काफी इंपोर्टेंट बात है, तो 17वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और आपको यह भी याद रखना है, हीरा विद्युत का क्या होता है दोस्तों? कुचालक होता है। हीरा विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। और दूसरी इंपोर्टेंट बात, हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है? चमकीला होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा क्या होता है? चमकीला होता है। और कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? सबसे शुद्ध रूप कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है हीरा। काफी इंपोर्टेंट बात, तीनों एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन है, ठीक है। और आपको यह भी याद रखना है कि हीरे का उपयोग किसमें करते हैं? कांच काटने में। कांच काटने में किसका उपयोग होता है? हीरे का उपयोग होता है। लो जी, सारे पर्सन याद करने हैं हीरे से रिलेटेड, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 18। देखिए पर्सन संख्या 18 है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? ऑप्शन देखते हैं, फास्फोरस, लोहा, आयोडीन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? अरे लोहा या आयरन पाई जाती है, लोहा या आयरन पाई जाती है। काफी इंपोर्टेंट बात है सर, ये हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? अरे तो दोस्तों ये किसमें होता है? ये आरबीसी है। अरे क्या है? आरबीसी। ऐसे द्विअवतलाकार की होती है आरबीसी, और आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और ये भी याद रखना है, क्या आरबीसी का जीवन काल 90 से 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 90 से 120 दिन। और आपको यह भी याद रखना है कि हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा या आयरन। और ये हीमोग्लोबिन किस में होता है? आरबीसी में होता है। लो जी, याद करना है, ठीक है। अब देखो एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन क्या, अरे पासपोर्ट का आपको प्रतीक याद रखना है, क्या? पी होता है। और परमाणु क्रमांक याद रखना है, कितने होते हैं? 15। पासपोर्ट का परमाणु क्रमांक 15। अरे लोहा या आयरन का प्रतीक क्या होता है? Fe। और परमाणु क्रमांक कितने होते हैं दोस्तों? 26। आयोडीन का प्रतीक होता है I। और आपको ये याद रखना है दोस्तों कि इसका परमाणु क्रमांक होता है 53। कितना होता है? 53, 53 होता है। याद करना है भाई, सारे एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन, एक भी पर्सन बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 19। पर्सन संख्या 19 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ऑप्शन देखते हैं, थायराइड, पिट्यूटरी, यकृत, इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत या लीवर। तो 19वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और दोस्तों आपको याद रखना है, अरे ये थायराइड है, ये सबसे बड़ी, काफी इंपोर्टेंट बात है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? थायराइड ग्रंथि। और ये थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? ये गले में पाई जाती है। और ये पिट्यूटरी ग्रंथि, ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। लो जी, धमाकेदार वाले पर्सन, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी, या इसको पीयूष ग्रंथि भी बोला जाता है। और ये कहाँ पाई जाती है? ये सिर के अंदर या मस्तिष्क में पाई जाती है। सारे पर्सन याद करने हैं भाई, काफी इंपोर्टेंट पर्सन है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या, देखिए पर्सन संख्या 20 है, शरीर तंत्र प्रणाली को निम्न में से कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन देखते हैं, हार्मोन्स, फेफड़ा, गुर्दा, इनमें से कोई नहीं। तो जो शरीर तंत्र प्रणाली होती है उसको कौन कंट्रोल करते हैं दोस्तों? हार्मोन्स। काफी इंपोर्टेंट बात है, ठीक है। तो 20वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सर ये हार्मोन क्या होते हैं? तो दोस्तों आपने बहुत बार सुना होगा, अरे जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल जो आपको याद करा देता हूं, यही क्या आपने सुना होगा, जो अग्नाशय ग्रंथि होती है ना, अग्नाशय, जिसको पैंक्रियाज बोला जाता है इंग्लिश में, क्या बोला जाता है? पैंक्रियाज बोला जाता है। अग्नाशय या पैंक्रियाज ग्रंथि, इसके द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है ना, अरे यस या नो। और ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? हमारे रक्त के अंदर हमारी रक्त शर्करा या ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो मधुमेह या डायबिटीज रोग हो जाएगा, ठीक है। तो शरीर तंत्र प्रणाली को कौन नियंत्रित करता है? हार्मोन्स। तो ये इंसुलिन एक तरह का हार्मोन ही तो है, ठीक है, याद करना है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 21। पर्सन संख्या 21 है,
सूर्य प्रकाश कौन सा विटामिन उत्पन्न करता है? ऑप्शन देखते हैं, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन डी। तो सूर्य प्रकाश कौन सा विटामिन उत्पन्न करता है? विटामिन डी। काफी इंपोर्टेंट बात है। हाँ जी, अब एक धमाकेदार वाली बात, क्या सभी बच्चों को विटामिन के रासायनिक नाम याद रखने हैं? आपको याद रखना है क्या? पहले रासायनिक नाम से पहले कुछ एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन और देता हूं आपको। क्या दोस्तों आपको याद रखना है? जैसे धूप का विटामिन, धूप का विटामिन, देखो धूप का विटामिन, या इसको इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों सनशाइन विटामिन। तो आप क्या बताएंगे, बताइए धूप का विटामिन या सनशाइन विटामिन कौन सा होता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि धूप का विटामिन या सनशाइन विटामिन विटामिन डी को कहा जाता है। और आपको यह भी याद रखना है सुंदरता का विटामिन, ठीक है दोस्तों, सुंदरता का विटामिन या जिसको इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों ब्यूटी विटामिन। सुंदरता का विटामिन या ब्यूटी विटामिन कौन सा होता है? बताइए ब्यूटी विटामिन कौन सा होता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है सुंदरता का या ब्यूटी विटामिन विटामिन ई को कहा जाता है। और आपको सभी विटामिन के रासायनिक नाम याद रखने आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। तो बताइए सर विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कैल्सीफेरोल। अरे क्या होता है? कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरोल। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थाइमीन। काफी इंपोर्टेंट बात है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनोल। अरे क्या होता है? रेटिनोल। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरोल। अरे क्या होता है दोस्तों? टोकोफेरोल। लो जी, सारे पर्सन याद करने आपको, एक भी पर्सन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 22। पर्सन संख्या 22 है, इनमें से किसमें प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? ऑप्शन देखते हैं, शहद में, दालों में, गेहूं में और चावल में। तो सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होती है दोस्तों? दालों में। काफी इंपोर्टेंट बात है, ठीक है, धमाकेदार वाली। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे बात करते हैं। देखो शहद के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो दोस्तों आपको याद रखना है शहद में फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। काफी धमाकेदार वाली बात है। और दोस्तों आपको यह भी याद रखना है कि शहद एक ऐसा पदार्थ है जो कभी भी खराब नहीं होता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे बात करते हैं। जैसे चावल या धान के बारे में बात करते हैं, तो चावल या धान का वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों ओराइजा सेटाइवा। चावल या धान का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ओराइजा सेटाइवा। लो जी, आपके जब रिटन एग्जाम हुई थी पिछले साल, तो दोस्तों एक सेंटर के एग्जाम में ये पूछा था, क्योंकि वैज्ञानिक नाम से प्रश्न आने लगे हैं तो याद रखना है भाई, चाय का वैज्ञानिक नाम पूछा था वहां, ठीक है, कैमेलिया साइनेंसिस। तो जितने भी इंपोर्टेंट वैज्ञानिक नाम है उसका भी मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो आप, ठीक है। तो चावल का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सेटाइवा। और चावल या धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है दोस्तों? ट्रिटिकम एस्टिवम। अरे ट्रिटिकम एस्टिवम। लो जी, सारे याद करें, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम। और काफी इंपोर्टेंट कि शहद के अंदर कौन सी शर्करा? फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। और सबसे ज्यादा प्रोटीन दालों में होती है। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 23। पर्सन संख्या 23 है, भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? ऑप्शन देखते हैं, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला। तो 23वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं दोस्तों। पर्सन संख्या काफी इंपोर्टेंट और काफी धमाकेदार। हाँ जी, पर्सन संख्या 24। पर्सन संख्या 24 है, कोशिका विभाजन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से होता है? ऑप्शन देखते हैं, हिटेरोसिस, युग्मन, माइटोसिस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों काफी धमाकेदार वाली बात है, कोशिका विभाजन दो तरह से होता है। कोशिका विभाजन दो तरह से होता है, या तो होगा कोशिका के अंदर समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों क्या? समसूत्री विभाजन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है माइटोसिस। अरे क्या बोला जाता है? माइटोसिस, ठीक है। एक होता है दोस्तों कोशिका विभाजन मुख्यतः दो प्रकार का, एक समसूत्री विभाजन जिसे माइटोसिस बोलते हैं, और एक होता है दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन। अरे कौन सा? अर्धसूत्री विभाजन। लो जी, काफी इंपोर्टेंट और काफी धमाकेदार वाली बात। सर इसको इंग्लिश में बोलते हैं मियोसिस। अरे क्या बोलते हैं? मियोसिस। लो जी, एक तो माइटोसिस और एक मियोसिस।
तो कोशिका विभाजन दो तरह से होता है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो कोशिका विभाजन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से होता है? माइटोसिस। यहाँ एक ही ऑप्शन है तो यहाँ ये लगा देंगे, तो 24वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 है दोस्तों, शरीर का कौन सा अंग पोलियो से प्रभावित होता है? ऑप्शन देखते हैं, नेत्र, तंत्रिका तंत्र, त्वचा और नाखून। तो याद रखना है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि पोलियो रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो 25वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और आपको यह भी याद रखना है क्या कि त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। ठीक है, और त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? डर्मेटोलॉजी। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन? त्वचा। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है सर? न्यूरोलॉजी। अरे तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। और आपको यह भी याद रखना है कि नेत्रदान में आपका कौन सा भाग दान किया जाता है? कोर्निया। ठीक है, जो भी इंपोर्टेंट प्रश्न आपकी इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो मैं सभी आपको बता रहा हूं। ठीक है दोस्तों, और आपको यह भी याद रखना है कि बाल व नाखून में कौन सी प्रोटीन होती है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, बाल व नाखून में मर्द प्रोटीन कौन सी होती है? केराटिन। बाल और नाखून कौन सी प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं? कौन सी प्रोटीन से? केराटिन प्रोटीन से। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 है दोस्तों, सिनकोना पौधे से कौन सा रासायनिक पदार्थ मिलता है? ऑप्शन देखते हैं, कुनेन, एस्पिरिन, इंसुलिन, पेनिसिलिन। तो दोस्तों आपको याद रखना है, सिनकोना पौधे से कौन सा रासायनिक पदार्थ मिलता है? काफी इंपोर्टेंट बात है, कुनेन। ठीक है, और ये कुनेन दवा किस रोग के उपचार के लिए काम में ली जाती है? मलेरिया रोग के लिए। लो जी, ये काफी इंपोर्टेंट बात है। ठीक है, मलेरिया रोग के उपचार के लिए कौन सी दवा काम में ली जाती है? कुनेन। और ये कुनेन दवा किस पादप की छाल से प्राप्त होती है? सिनकोना पादप की छाल से। और दोस्तों आपको यह भी याद रखना है, ये सिनकोना पादप एक तरह का आवर्त बीजी पादप है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों एंजियोस्पर्म। आप जितने भी अपने आसपास पेड़ पौधे देख रहे हो, ठीक है, वो सारे विकसित प्रकार के पेड़ पौधे हैं और उनको बोला जाता है आवर्त बीजी या एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट बात है। लो जी, और ये इंसुलिन हार्मोन किससे मिलता है? ये अग्नाशय या पैंक्रियास से मिलता है। जबकि पेनिसिलिन काफी इंपोर्टेंट बात है, प्रथम प्रतिजैविक औषधि। प्रथम प्रतिजैविक औषधि। लो जी, धमाकेदार वाले प्रश्न, प्रथम प्रतिजैविक औषधि या फर्स्ट एंटीबायोटिक। ठीक है, कौन सी थी? पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन की खोज किसने की? सारे मेरे प्यारे भावी फौजी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो फटाफट, हाँ जी, कि पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो क्या बताने वाले हैं? पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। सारे प्रश्न याद करने हैं भाई, पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। दोस्तों अगर आपको क्लास बहुत अच्छी लग रही है तो इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों मेरा यही उद्देश्य है कि मैं 1 लाख से अधिक फौजी बनाऊं। और दोस्तों ये क्लास आपके लिए हमेशा फ्री रहेगी। जो भी कोई भी बच्चा भारत के किसी भी कोने में अगर इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों उस तक ये वीडियो जाना चाहिए। आप ईमानदारी से अगर वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले तो आप इसको सभी ग्रुपों के अंदर एक बार जरूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 27। देखिए प्रश्न संख्या 27 है, क्षय रोग किससे होता है? ऑप्शन देखते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, कवक या मच्छर। तो दोस्तों क्षय रोग जिसको टीबी बोलते हैं किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया या जीवाणु के द्वारा। तो 27वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है ये भी याद करना है। देखो याद करना है भाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम दोस्तों याद रखना है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया या जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है? टीबी या जिसको क्षय रोग कहा जाता है। और आपको यह भी याद रखना है, जो क्षय रोग या टीबी है यह हवा के द्वारा फैलता है। और विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। अरे विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है।
नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 28। पर्सन संख्या 28 है रक्त कुल शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है। ऑप्शन देखते हैं, 1%, 7%, 14% और 90%। तो रक्त कुल शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है, 7%। काफी इंपोर्टेंट बात है, ठीक है दोस्तों। तो 28वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन दे रहा हूं, क्या रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हीमेटोलॉजी। अरे रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हीमेटोलॉजी। और आपको यह भी याद रखना है कि एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है, 5 से 6 लीटर। काफी इंपोर्टेंट बात। जो कुल शरीर के भार का कितना प्रतिशत, 7%। रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। काफी बार एग्जाम में आता है रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। और आपको यह भी याद रखना है कि क्या रक्त के मुख्यतः 2 घटक होते हैं, एक तरल भाग होता है और एक कौन सा भाग होता है दोस्तों, ठोस भाग होता है। क्या बताया, रक्त के मुख्यतः कितने घटक, 2 घटक, एक तरल भाग और एक ठोस भाग। तरल भाग क्या कहलाता है, प्लाज्मा, और ठोस भाग में क्या होती है, रक्त कणिकाएं। और रक्त कणिकाएं कुल रक्त का हाँ जी देखो, रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती है। सबको पता है कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। अब धमाकेदार वाली बात ये है कि प्लाज्मा कुल रक्त का कितना, 55% और रक्त कणिकाएं कुल रक्त का कितना, 45%। और रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां होता है, अस्थि मज्जा या बोन मेरो में। लो जी कितने परसेंट बता दिए मैंने आपको, एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट, ठीक है। सारा रिवीजन लग जाएगा आपका, लो जी याद करने, ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को बार बार देखें। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 29। पर्सन संख्या 29 है पानी का अधिकतम घनत्व किसमें होगा। ऑप्शन देखते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि पानी का अधिकतम घनत्व किस टेम्परेचर पर होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो 29वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और आपको यह भी याद रखना है दोस्तों कि पानी एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है और गैस में भी होता है। लो जी ये प्रश्न आया हुआ है आर्मी के अंदर कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, उसमें एक ऑप्शन था पानी। तो कौन सा करेक्ट आंसर क्या है, पानी या वाटर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 30। पर्सन संख्या 30 है निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर, कौन सा रोग आमतौर पर हवा के माध्यम से फैलता है। ऑप्शन देखते हैं, प्लेग, टाइफाइड, क्षय रोग और हैजा। तो दोस्तों काफी इंपोर्टेंट बात है कि कौन सा रोग आमतौर पर हवा के माध्यम से फैलता है। तो देखो टाइफाइड होता है, यह दूषित जल और दूषित भोजन के द्वारा फैलता है और टाइफाइड के लिए विडाल परीक्षण होता है। और कौन सा परीक्षण किया जाता है, विडाल परीक्षण किया जाता है। लो जी जबकि ये प्लेग रोग ये किसके द्वारा फैलता है, ये चूहों के द्वारा फैलता है और इस प्लेग को बोला जाता है दोस्तों काली मौत। अरे क्या बोला जाता है, काली मौत या ब्लैक डेथ। काफी बार एग्जाम में आता है कि बताइए काली मौत किस रोग का नाम है, प्लेग का। जबकि जो क्षय रोग होता है, ठीक है दोस्तों, ये हवा के द्वारा फैलता है प्राय आमतौर पर। हैजा ये दूषित जल, दूषित भोजन और मक्खियों के द्वारा फैलता है, ठीक है। तो 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये काफी इंपोर्टेंट बात है। लो जी काफी धमाकेदार वाले पर्सन। और टीबी के लिए कौन सा परीक्षण होता है, तो दोस्तों आपको याद रखना है टीबी के लिए मॉन्टेक्स परीक्षण होता है। और कौन सा परीक्षण, मॉन्टेक्स परीक्षण। साइंस में इस बार एक भी पर्सन गलत नहीं होगा। लो जी नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 31। पर्सन संख्या 31 है वायुमंडल का ऊपरी हिस्सा ओजोन परत हमें किससे बचाती है। ऑप्शन देखते हैं, एक्स किरणों से, अवरक्त किरणों से, पैराबैंगनी किरणों से और गामा किरणों से। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि वायुमंडल का ऊपरी हिस्सा ओजोन परत किससे बचाती है, पैराबैंगनी किरणों से या अल्ट्रावायलेट रेज से। दोस्तों आपको याद रखना है ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पैराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है, इसलिए ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षात्मक कवच भी कहा जाता है। लो जी तो 31वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और आपको यह भी याद रखना है
कि ओजोन परत की मोटाई किस में नापते हैं रे? डोप्सन यूनिट में। लो जी धमाकेदार वाले प्रश्न दे रहा हूं रे। ओजोन परत की मोटाई किस में नापते हैं? डोप्सन यूनिट में। और आपको ये भी याद रखना है अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। लो जी और आपको ये भी याद रखना है ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? O3। लो जी सारे प्रश्न याद करने हैं भाई, ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 है लार किसके पाचन में मदद करता है? ऑप्शन देखते हैं प्रोटीन, वसा, फाइबर और स्टार्च। तो लार किसके पाचन में मदद करता है? स्टार्च के। लो जी काफी इंपोर्टेंट बात है। तो 32वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और आपको यह भी याद रखना है कि लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8। कैसी होती है? हल्की अम्लीय। लो जी ये प्रश्न आता है भाई कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान से 1% जरूर पूछा जाता है। तो लार का पीएच मान 6.8, रक्त का पीएच मान 7.4, ठीक है। और अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.5 से कम। लो जी समुद्री जल का पीएच मान लगभग 8.1 से लेकर 8.4 तक होता है। ये सारे प्रश्न याद करने हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 33। देखिए काफी धमाकेदार वाला प्रश्न। एक अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी, वास्तविक, सीधा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अवतल दर्पण से बना वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? ये उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा होता है। वास्तविक होता है। कैसा होता है रे? उल्टा और वास्तविक। और वस्तु से बड़ा होता है या छोटा? तो वस्तु के आकार से बड़ा, ठीक है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? दोबारा बता देता हूं। अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा, उल्टा और कैसा होता है? वास्तविक होता है। काफी इंपोर्टेंट बात है, ठीक है। तो इसमें कौन सा मैच कर रहा है? वास्तविक, ठीक है। तो 33वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। याद रखना है काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा, उल्टा और वास्तविक होता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 है ध्वनि की आवाज को किस स्केल पर मापा जाता है? ऑप्शन देखते हैं हर्ट्ज, मेगा, डेसिबल, इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि की आवाज को किस स्केल पर मापा जाता है? डेसिबल पर। तो 34वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 35। देखो प्रश्न संख्या 35 है निश्चित दिशा में वस्तु की स्थिति के परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं वेग, त्वरण, द्रव्यमान, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि निश्चित दिशा में वस्तु की स्थिति के परिवर्तन को क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। अरे क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। काफी इंपोर्टेंट बात। तो 35वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और आपको एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न यहां ये याद रखना है दोस्तों क्या कि जो वेग होता है, वेग का सूत्र होता है दोस्तों, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। और आपको यह भी याद रखना है विस्थापन को नापते हैं मीटर, समय को सेकंड। तो वेग का जो एसआई मात्रक होता है यह मीटर प्रति सेकंड होता है। और वेग एक सदिश राशि होती है। कौन सी राशि? सदिश राशि। ये एग्जाम में आता है कि बताइए वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। और वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। दोस्तों आपको यह भी याद रखना है सर ये त्वरण क्या होता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहा जाता है। और त्वरण भी एक सदिश राशि होती है। तो वेग में परिवर्तन की दर तो क्या? त्वरण। और निश्चित दिशा में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। लो जी सारे प्रश्न याद करने। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 36 धमाकेदार वाला प्रश्न। एक गैलन में कितने लीटर होते हैं? ऑप्शन देखते हैं 5, 4.5, 5.1 और 2.5। तो दोस्तों आपको याद रखना है एक गैलन में कितने लीटर होते हैं? तो याद रखना है 4.546। काफी इंपोर्टेंट बात है, ठीक है। कितने होते हैं? एक गैलन में कितने लीटर होते हैं? 4.546। लो जी काफी इंपोर्टेंट बात। तो 36वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 37 धमाकेदार वाले प्रश्न है दोस्तों। सारे प्रश्नों को अपनी कॉपी के अंदर लिखना है और बार बार रिवीजन लगाना है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? ऑप्शन देखते हैं
325 मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड, 232 मीटर प्रति सेकंड, 340 मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड। तो 37वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 38। पर्सन संख्या 38 है दोस्तों, काफी धमाकेदार वाले पर्सन। हाँ जी, पर्सन संख्या 38 है, एक गतिमान पिंड में इनमें से क्या नहीं पाया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, वेग, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो एक गतिमान पिंड में इनमें से क्या नहीं पाया जाता, वेग भी होता है, गतिज ऊर्जा भी होता है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है। तो 38वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। एक गतिमान पिंड में स्थितिज ऊर्जा नहीं पाई जाती है। अब आपको क्या याद करना है, देखो इंपोर्टेंट बात, आर्मी में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी, और सूत्र होता है 1/2 mv²। अरे क्या होता है, 1/2 mv², मतलब गतिज ऊर्जा का सूत्र हो गया 1/2 mv²। और स्थितिज ऊर्जा को इंग्लिश में बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी, P, और इसका सूत्र होता है mgh। तो 2 प्रश्न याद रखने, क्या गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv² और स्थितिज ऊर्जा का होता है mgh। याद करने भाई सारे प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 39। पर्सन संख्या 39 है, सोडियम बाइकार्बोनेट का घरेलू नाम क्या है। ऑप्शन देखते हैं, कपड़े धोने का सोडा, खाने का सोडा, साधारण नमक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट का घरेलू नाम क्या है, खाने का सोडा। काफी इंपोर्टेंट बात है। तो 39वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और आपको यह भी याद रखना है, क्या सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है रे, NaHCO3। दोस्तों इसको बेकिंग सोडा भी बोला जाता है। अरे क्या बोला जाता है, बेकिंग सोडा। काफी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि बताइए बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो क्या बताने वाले हो, NaHCO3। और इसको मीठा सोडा भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है रे, मीठा सोडा। एक ही बात है, काफी इंपोर्टेंट बात है, ठीक है दोस्तों। और ये जो साधारण नमक होता है, इसका जो सूत्र होता है NaCl होता है, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। अरे क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। लो जी, काफी इंपोर्टेंट बात है। हाँ जी, तो 39वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। याद रखना है, बेकिंग सोडा या मीठा सोडा का रासायनिक नाम तो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, और इसको खाने का सोडा भी कहा जाता है। और कपड़े धोने का सोडे का सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। अरे यस या नो, तो ये याद करना आपको। लो जी, सारे प्रश्न याद करने। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 40। पर्सन संख्या 40 है, रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कौन से पदार्थ परिवर्तित कर देते हैं, अम्ल, उत्प्रेरक, क्षार, इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कौन से पदार्थ परिवर्तित कर देते हैं, उत्प्रेरक। काफी इंपोर्टेंट बात है। तो 40वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और दोस्तों आपको याद रखना है, देखो अम्ल और क्षार के अंदर केवल और केवल आपको ये याद रखना है, एक ट्रिक बता रहा हूं, धमाकेदार वाले पर्सन 2। देखो याद रखना है, एक याद रखनी है अनिल। देखो अम्ल और क्षार जहां भी आ जाता है वहां आर्मी के लिए एक इंपोर्टेंट ट्रिक है अनिल। अनिल का मतलब सर, ए का मतलब अमल, और ने का मतलब नीला, और ले का मतलब लाल। क्या बताया रे, अनिल ट्रिक बताई। और बताया अमल और ने का मतलब नीला और ले का मतलब लाल। मतलब अम्ल होते हैं ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल। एक पर्सन तो ये बन गया। क्या बन गया कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, और क्षार क्या कर देते हैं, लाल को नीला। उल्टा करना है, ये 2 प्रश्न याद रखने। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लाल को नीला ठोक के आ जाते हैं और नीले को लाल ठोक के आ जाते हैं। कुछ याद नहीं करना लाला, तेरे को अनिल याद करना है बस, ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 41। हाँ जी, पर्सन संख्या 41 है,
अमलगम मिश्र धातु में पाया जाने वाला मुख्य धातु क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं, पीतल, टिन, पारा और लोहा। तो अमलगम मिश्र धातु में पाया जाने वाला मुख्य धातु कौन सा होता है? पारा या मरकरी। काफी इंपोर्टेंट बात है दोस्तों, ठीक है। अमलगम मिश्र धातु में पाया जाने वाला मुख्य धातु कौन सा होता है? पारा या मरकरी, और इसका प्रतीक होता है Hg। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट बात क्या? पारा या मरकरी की अधिकता से एक रोग होता है जिसका नाम है मिनीमाता। अरे कौन सा? मिनीमाता। और जो थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर, ठीक है, थर्मामीटर में कौन सी धातु काम में ली जाती है? पारा या मरकरी काम में ली जाती है। सारे प्रश्न याद करने आपको, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखो, अब काफी इंपोर्टेंट बात और बता देता हूं आपको। क्या? हाँ जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट बात क्या है? इस पारा या मरकरी का एक अयस्क भी होता है दोस्तों, याद रखना है, सिनेबार। और कौन सा होता है? सिनेबार। लो जी, सारे प्रश्न याद करें। प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 से देखिए धमाकेदार वाले प्रश्न। प्रश्न संख्या 42 है, आसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन देखते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, आसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है N2O। अरे क्या होता है? N2O। काफी इंपोर्टेंट बात है, ठीक है। हाँ जी, तो 42वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 है दोस्तों, हाँ जी, घरों में विद्युत परिपथ का स्वरूप क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं, श्रेणी क्रम, पार्श्वक्रम, मिश्रित, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि घरों में जो विद्युत परिपथ का स्वरूप होता है, या घरों के अंदर जो विद्युत उपकरण होते हैं, वो किस परिपथ में या किस क्रम में लगे होते हैं? तो पार्श्वक्रम, या इसको बोला जाता है समांतर क्रम। अरे क्या बोला जाता है? समांतर क्रम। लो जी, धमाकेदार वाला प्रश्न। तो 43वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सारे प्रश्न याद करें। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 है दोस्तों, हाँ जी, प्रश्न संख्या 44 है, श्वसन की क्रिया होती है। ऑप्शन देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवकों में, राइबोसोम में और लाइसोसोम में। तो श्वसन की क्रिया किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। काफी इंपोर्टेंट बात है, ठीक है, ये धमाकेदार वाली बात है। तो 44वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और आपको यह भी याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका का शक्ति ग्रह, या इंग्लिश में बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए पावर हाउस ऑफ सेल या कोशिका का शक्ति ग्रह कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और आपको यह भी याद रखना है, क्या? प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री या प्रोटीन का कारखाना, प्रोटीन की फैक्ट्री या प्रोटीन का कारखाना, या एक इंपोर्टेंट बात और है, क्या? कोशिका का इंजन। कोशिका का इंजन किसको कहा जाता है? कोशिका का इंजन कहा जाता है राइबोसोम को, ठीक है। ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको पूछे प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, प्रोटीन का कारखाना राइबोसोम, कोशिका का इंजन राइबोसोम। और आपको याद रखना है काफी इंपोर्टेंट बात, कोशिका की आत्मघाती थैली, कोशिका की आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को। कोशिका का एटम बम किसे कहा जाता है? कोशिका का एटम बम लाइसोसोम को कहा जाता है। एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है, आपका याद करने सारे प्रश्न। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 है, ट्रेकोमा रोग संबंधित है। ऑप्शन देखते हैं, आंख से, नाक से, कान से, गले से। तो ट्रेकोमा रोग किससे संबंधित है? आंख से। और ये भी याद रखना है, ये ट्रेकोमा रोग दोस्तों जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ठीक है। ये लो जी धमाकेदार वाली बात है, पूछा जाता है काफी बार कि ट्रेकोमा रोग का संबंध किससे? आंख से या आई से। तो 45वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 46। लो जी, प्रश्न संख्या 46 है, पदार्थ की चौथी अवस्था है। ऑप्शन देखते हैं, ठोस, तरल, प्लाज्मा और गैस। तो पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा। दोस्तों यहाँ 3 इंपोर्टेंट प्रश्न दे रहा हूं मैं आपको। पदार्थ की 3 मूलभूत अवस्थाएं होती है, याद कर लेना भाई। पदार्थ की 3 मूलभूत अवस्थाएं होती है, कौन कौन सी होती है? याद करा देता हूं यही, कौन कौन सी? एक तो ठोस, एक कौन सी? द्रव, और एक कौन सी दोस्तों? गैस। तो हमारा प्रश्न अगर आपको एग्जाम में ये पूछे कि बताइए पदार्थ की मूलभूत अवस्थाएं कितनी होती है? 3। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस।
पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी? प्लाज्मा। कौन सी रहे? प्लाज्मा। और पदार्थ की पांचवी अवस्था भी आपको याद रखनी है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या याद रखना है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। काफी धमाकेदार वाला प्रश्न है दोस्तों कि पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी होती है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसे बीईसी और बोला जाता है बैक। क्या बोला जाता है? बैक। काफी इंपोर्टेंट बात है, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। हाँ जी, प्रश्न संख्या 47। प्रश्न संख्या 47 है, देखिए, सफेद रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन देखते हैं, संक्रमण का मुकाबला करना, ऑक्सीजन ले जाना, ताकत देना और रक्त का थक्का बनाना। लो जी, तो दोस्तों आपको याद रखना है, सफेद रक्त कणिकाएं बोले तो WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। और जहां सफेद रक्त कणिकाएं या व्हाइट ब्लड सेल आ जाती है दोस्तों, इनका क्या कार्य होता है WBC का? कैसे? अरे जैसे भोजन को पचाने के लिए कौन सा है? पाचन तंत्र है, ठीक है। सांस लेने के लिए कौन सा तंत्र है? श्वसन तंत्र है। सही बात है कि नहीं? और माहौल बनाने के लिए कौन सा तंत्र है? जनन तंत्र है। वैसे ही, हाँ जी, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर कोई भी हानिकारक रोगजनक प्रवेश कर जाता है तो उसको नष्ट करने का कार्य कौन सा तंत्र करता है? प्रतिरक्षा तंत्र। और प्रतिरक्षा तंत्र में भी कौन करती है? WBC। अरे कौन करती है? WBC। WBC का दोस्तों एक ही कार्य होता है, शरीर में प्रवेश किए हुए हानिकारक रोगाणुओं को नष्ट करना या शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। इसलिए WBC को शरीर का क्या कहा जाता है? सैनिक भी कहा जाता है। अरे क्या कहा जाता है? सैनिक भी कहा जाता है। तो जहां जहां WBC आएगी वहां वहां शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता या शरीर का संक्रमण से या हानिकारक रोगों से या किसी भी बॉडी में कोई भी संक्रमण से मुकाबला करने का कार्य कौन करेगी? WBC। तो बताओ इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा? संक्रमण का मुकाबला करना। तो 47वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लास को शेयर कर दो भाई। अरे ऑक्सीजन कौन ले जाता है? हीमोग्लोबिन। अरे कौन ले जाता है? हीमोग्लोबिन। शरीर की विभिन्न ऊतकों व कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य कौन करता है? हीमोग्लोबिन। काफी इंपोर्टेंट बात है। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है? के सहायक है। सारे प्रश्न याद करने हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 48। प्रश्न संख्या 48 है दोस्तों, काफी धमाकेदार वाला प्रश्न। देखिए, ECG किसकी जांच करता है? ऑप्शन देखते हैं, पेट, मस्तिष्क, हृदय और एड्स। तो दोस्तों आपको याद रखना है, ECG किसकी जांच करता है? सबको पता है, काफी इंपोर्टेंट बात है। हाँ जी, किसकी जांच करता है? ECG, हृदय, ठीक है। ये काफी इंपोर्टेंट बात है। अब सर ECG की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, काफी धमाकेदार वाली बात है कि ECG की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों। देखिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ECG की फुल फॉर्म क्या होती है? देखो याद करना है भाई, हाँ जी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ECG की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और ये ECG किसकी जांच करता है? हृदय या हार्ट की। ये काफी इंपोर्टेंट बात है। अरे आपने ऐसे देखा होगा ना, ऐसे ये ऐसी जांच में ऐसे आता है, ये ECG, ये ECG होता है, ऐसा आता है, रिपोर्ट आता है तब। ये हमेशा ECG हमारे को एक शिक्षा भी देती है हमारी सोशल लाइफ के लिए। क्या? कि जिंदगी में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, कभी भी आदमी को हिम्मत नहीं आनी चाहिए, हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति सीरियस रहना चाहिए, गंभीर रहना चाहिए और लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर ये सीधी हो जाएगी तो आदमी भी परमानेंट सीधा हो जाता है दोस्तों। ये हमेशा ऐसे ही चलती रहती है। लो जी, तो कभी भी आपको हिम्मत नहीं आना है। अगर आप एक एग्जाम में फेल हो जाते हो तो कभी जिंदगी में ये नहीं लिखा कि आप सफल नहीं हो सकते। भगवान आपके लिए कोई बड़ी सफलता देख रहा है, ठीक है। तो मेहनत करते रहे अपने लक्ष्य के प्रति। तो बताइए ECG किसके लिए होता है? हृदय के लिए। फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और ये भी याद रखना है कि हृदय का भार कितना होता है? लगभग 300 ग्राम। और हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। और आपको ये भी याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट बात है, क्या कि एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। और एक इंपोर्टेंट प्रश्न और दे रहा हूं, ECG तो हृदय के लिए होता है, फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। एक मस्तिष्क के लिए भी होता है EEG। अरे एक मस्तिष्क के लिए भी होती है, कौन सी? EEG होती है। सर फुल फॉर्म क्या है? तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। क्या होती है रे? लिख देता हूं, लिख लेना भाई। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ये किसके लिए होता है? मस्तिष्क या ब्रेन के लिए होता है। काफी इंपोर्टेंट बात है, ठीक है, याद कर लेना। एड्स के लिए कौन सा परीक्षण होता है? एलिसा परीक्षण होता है। कौन सा परीक्षण दोस्तों? एलिसा परीक्षण होता है।
लो जी। और पेट का अध्ययन क्या कहलाता है? गैस्ट्रोलॉजी। अरे डॉक्टर होता है ना गैस्ट्रोलॉजिस्ट, ठीक है, तो पेट का अध्ययन क्या कहलाता है? गैस्ट्रोलॉजी। सारे प्रश्न याद करें। प्रश्न संख्या 49, प्रश्न संख्या 49 है दोस्तों, काफी धमाकेदार वाला प्रश्न। एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। ऑप्शन देखते हैं, बॉक्साइट, कच्चा जस्ता, सिनेबार, हेमेटाइट। तो एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा होता है? काफी इंपोर्टेंट बात है, बॉक्साइट। लो जी, तो 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सर ये सिनेबार, ये पारा या मरकरी का होता है। पारा या मरकरी का एक्स कौन सा होता है? सिनेबार। सर हेमेटाइट दोस्तों आपको याद रखना है क्या? देखो एक तो हेमेटाइट, ठीक है, हेमेटाइट। एक आपको याद रखना है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट मैग्नेटाइट। एक आपको याद रखना है सीडेराइट, ठीक है, हेमेटाइट मैग्नेटाइट सीडेराइट। और आपको एक याद रखना है क्या? हाँ जी, लिमोनाइट। ये किसके एक्स हैं? ये लोहे के एक्स हैं। अरे किसके? लोहे के। कौन कौन से? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और लिमोनाइट। दोस्तों एक बार वीडियो देखने से आपको समझ में नहीं आएगा, आप इस वीडियो को बार बार देखें और जो भी एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं वो भी अपनी कॉपी के अंदर लिखें। एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा साइंस का, ठीक है दोस्तों। तो एक और क्या याद रखना है? पारा या मरकरी का। तो एक गेलेना का भी याद रख लेना दोस्तों। गेलेने का एक्स कौन सा होता है? गेलेना। ये लेड या शीशे का एक्स होता है गेलेना, ठीक है, याद कर लेना भाई, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 50। प्रश्न संख्या 50 है, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, नियोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CO2। लो जी, तो 50वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और आग जलाने में कौन सी गैस सहायक है? ऑक्सीजन। 2 प्रश्न याद करने। आग बुझाने के लिए तो कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। और आग जलाने में कौन सी गैस सहायक है? ऑक्सीजन सहायक है। और आपको ये याद रखना है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी? नाइट्रोजन। कितना? 18%, ठीक है। अरे ये नियोन कौन सी है? ये एक अकरीय गैस है या नोबल गैस है, ठीक है। सारे प्रश्न याद करने हैं। लो जी, कार्बन मोनोऑक्साइड ये सबसे जहरीली गैस होती है, इसका रासायनिक सूत्र होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। लो जी, तो दोस्तों आज मैंने इस वीडियो में आपको हल कराया आर्मी, स्पेशल इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस के टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों ये सभी प्रश्न आपकी आने वाली इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों मेरा यही उद्देश्य है कि किसी भी मेरे प्यारे भावी फौजी का इस बार इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम में साइंस का एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए और किसी भी मेरे प्यारे भावी फौजी का साइंस की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है सभी मेरे प्यारे भावी फौजी दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ईमानदारी से सभी ग्रुपों के अंदर शेयर करें। और सभी मेरे प्यारे भावी फौजी वीडियो देख चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपके 50 में से कितने परसेंट सही हुए। दोस्तों अगर आप अच्छे अच्छे कमेंट करोगे 50 में से मेरे सर कितने परसेंट सही हुए, तो मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि जो मैं काम कर रहा हूं वो काम मेरे बच्चों के लिए, मेरे स्टूडेंट के लिए कुछ हेल्पफुल है, उनका कुछ सहयोग हो रहा है, वो कुछ आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी मेरे प्यारे भावी फौजी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपके 50 में से कितने परसेंट सही हुए। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।